बुद्धिमापन के बारे में मेरा विषय है। जगति सर्वेषां मानवानां बुद्धिः भिन्ना प्रकारका भवति। एतासां मापनार्थं केचन दार्शनिकाः समतानि प्रदवन्तः। तो बुद्धि के मापन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और बुद्धि मापन क्या है? कोई इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? किसी को पता होगा तो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। बुद्धि मापन की विधि सबसे पहले बीने साइमन जी ने दी थी। तो बीने साइमन जी ने बुद्धि प्रकार के सबसे पहले मापन किया, सबसे पहले बुद्धि मापन किया था। फिर इन्होंने इसमें क्या किया? संख्या के द्वारा बुद्धि के मापन किया। सबसे पहले 1905 में ईस्वी में अल्फ्रेड बीने तथा साइमन जी ने बुद्धि मापन की विधि बताई थी। उसमें इन्होंने 30 प्रश्न रखे और ये फ्रांस में ये आयोजित किया। पर लेकिन यह जो बुद्धि मापन विधि थी ये विफल हो गई, जिसके कारण इन्होंने उसमें पुनः संशोधन किया 1908 में। और 1908 में ये जब ये दोबारा विफल हो गए बुद्धि मापन के विषय में, उसके बाद उन्होंने 1911 में पुनः अपने ही सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसमें संशोधन किया। इस प्रकार इन्होंने बुद्धि मापन की विधि को बताया। 1911 में ये प्रश्नों की संख्या 54 हो गई। और जो ये प्रश्न है इनको मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार इन्होंने प्रश्नों को बताया। फिर इसके बाद स्टैनफोर्ड जी आते हैं। इन्होंने बुद्धि परीक्षण आई और इनके बुद्धि परीक्षण का नाम रखा स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण विधि। इसमें इन्होंने बीने साइमन जी का सिद्धांत प्रतिपादन किया और लुईस टर्मन जी ने क्या किया? इसको ही अग्रसित कर दिया। जो इन्होंने पहले ही जो अग्रसित कर दिया था उसी बुद्धि परीक्षण को इन्होंने क्या किया? आगे दोबारा प्रतिपादित किया, उसमें संशोधन किया। 1916 में इन्होंने 90 प्रश्नों के द्वारा क्या किया? इस बुद्धि परीक्षण को आगे बढ़ाया, जिसमें 19 प्रश्न तो पहले के ही सिद्धांत से लिए गए थे। और ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूछे गए थे। तो ये जो इन्होंने भी प्रश्नों के माध्यम से क्या किया? बुद्धि के जो अलग अलग लोगों की जो बुद्धि होती है उनमें से इन्होंने उनका मापन के लिए क्या किया? प्रश्नों के माध्यम से बुद्धि मापन विधि चलाई। फिर उसके बाद आता है पेटियस भूल भुलैया पेटिका विधि। इसमें 3 से 14 साल के बच्चों के लिए एच डी पेटियस जी ने क्या किया? 1924 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें कुछ पहेलियों के द्वारा, जिससे आप देख ही सकते हैं भूल भुलैया विधि है, तो इसमें कुछ प्रश्नों के द्वारा इन्होंने क्या किया? बुद्धि को मापा लोगों की। तो इसमें कैसे प्रश्न रखे गए हैं? जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि बंदर केले तक कैसे पहुंचेगा, इस प्रकार कुछ भूल भुलैया टाइप का वो रखा गया था। प्रश्नों का आकलन किया था, प्रश्नों के द्वारा आकलन किया था। उसके बाद है प्रश्नों की विधि कैसी होती है। तो ये मैंने पीपीटी बनाई थी और इसको मैं अभी शो नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश। तो फिर मैं कैसे बताऊं मैम? जो आपने समझा हुआ है उसे समझाइए। ठीक है मैम, मैंने समझा तो है मैम। मैंने पीपीटी के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ। पीपीटी तो शो नहीं हो पा रही है, तो फिर मैं ऐसे ही बोल के समझाऊं थोड़ा बहुत, क्योंकि पीपीटी तो मेरी शो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल अपना व्याख्यान दे रहे हैं आप, आपको पूछने की आवश्यकता थोड़ी है। ठीक है मैम, पीपीटी की मैंने कहा पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा। थोड़ा सा मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, तो ठीक है मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। तो इसमें प्रश्नों की विधि किस प्रकार होती है? तो सृजनात्मक विधि एक विधि होती है। इसमें बच्चों को इस प्रकार पूछा जाता है कि घर में द्वार क्यों लगाए जाते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है। बहुत ही सरल तरीके से इनको प्रतिपादित करते हैं। फिर दूसरी विधि आती है आंकिक विधि। आंकिक का अर्थ होता है अंक। अंक के द्वारा जो विधि की जाए उसे आंकिक विधि कहते हैं। जैसे कि आजकल हर जगह बोलते हैं, रीजनिंग के नाम से इसको जानते हैं कि 2 4 6 इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। इस विधि के बाद प्रश्नों की संख्या में आते हैं जैसे अमूर्त चिंतन विधि। अमूर्त चिंतन बोले तो अपसारी सोच एक सोच होती है। जैसे खुले सोच वाला बच्चा कुछ भी प्रश्न खुले करके अपना उत्तर दे सकता है। जैसे
बछड़े के समान कौन कौन से जानवर होते हैं, और निम्न में से कौन से जानवर आ सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस और बकरी। इनमें से भी छांट के आप बता सकते हैं कि बछड़े के समान में कौन सा इनमें से है। फिर उसकी बात आते हैं वर्तमान बुद्धि लब्धि का सूत्र। एक सूत्र दिया है मैम, लुईस टर्मन जी ने सबसे पहले इस सूत्र को 1912 में एक सूत्र भेजा था। अपने द्वारा उन्होंने प्रतिपादित किया कि बुद्धि को अगर माप रहे हैं तो किस प्रकार हम बच्चों की बुद्धि को मापेंगे। तो बुद्धि का मापन उन्होंने दिया था मैम 1912 में। तो इसमें एक मानसिक आयु बट एक वास्तविक आयु गुणा 100, इस प्रकार इन्होंने अपनी बुद्धि जो बच्चों की फ्रांस में क्या किया था, इन्होंने ये प्रतिपादित किया था, इन्होंने बुद्धि को मापने के लिए एक तरीका ढूंढा था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु क्या होती है, कोई बताएगा मानसिक आयु क्या होती है? कोई समझ पा रहा है तो, या किस प्रकार हम प्रतिपादित कर सकते हैं मानसिक आयु को? वास्तविक आयु होती है हमारी एज, जो वर्तमान एज है किसी की भी, जैसे वर्तमान एज चल रही होगी उसकी। हम मानसिक आयु को किस प्रकार जानते हैं? कोई अगर जानता है या कोई समझ रहा है मेरी बातों को तो बता सकता है, मानसिक आयु क्या होती है? ठीक है, तो मैं अपने ही शब्दों के द्वारा आपको बताता हूँ। मानसिक आयु ये होती है कि बच्चा की जो बच्चा होता है उसकी सोचने की क्षमता कितनी है, किस प्रकार सोच सकता है। जैसे हम आजकल देख भी सकते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ही सृजनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। जैसे कि 10 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, वो अपनी सोच को तो 2 या 4 साल आगे तक सोच सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सूत्र के द्वारा समझाऊं कि कोई 12 साल का बच्चा है और वो 15 साल की सोच रखता है, या 15 साल तक के बच्चों के प्रश्न क्वेश्चन को क्या हल कर सकता है, तो इस प्रकार उस बच्चे की सोचने की क्षमता कितनी हो गई? 125, जो हमारा सूत्र था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इस प्रकार आप लिख भी सकते हैं। तो ये अगर उसके बच्चे की बुद्धि लब्धि जाने जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि आती है 125 निकलती है। तो इस प्रकार 125 बुद्धि लब्धि का ये क्या हुआ, सिद्धांत निकलता है। अब ये 125 बुद्धि सिद्धांत क्या है, इसको आपका थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि वैज्ञान जो दार्शनिकों ने क्या किया, हमको बुद्धि लब्धि के कुछ वो दिए थे, टाइप्स दिए थे कि कौन से मंद बुद्धि होते हैं, कौन से सामान्य बुद्धि, कौन से प्रखर बुद्धि, इसको कुछ वर्गों में रखा गया था। जैसे कि अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये हर जगह आजकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भी। तो फिर जैसे कि बुद्धि लब्धि निकली हमारी 125, क्योंकि 12 साल के बच्चे ने 15 साल के बच्चों को तक मात दे दी थी, तो उसकी बुद्धि हो गई 125। तो इसको प्रतिपादित कैसे किया जाता है कि अगर आपकी बुद्धि लब्धि 71 है तो आप जड़ बुद्धि है। इस प्रकार 2% लोग इस विषय में हैं। अगर कोई बच्चा 71 से 80%, 80 तक कोई बुद्धि लब्धि उसकी आ रही है, तो इस प्रकार उसकी अल्प बुद्धि में उसे गिना जाएगा। 81 से 90 तक अगर किसी की बुद्धि लब्धि आ रही है तो वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। 91 से अगर कोई 110 तक अगर कोई आएगा तो उसको सामान्य बुद्धि तक उसकी गिनी जाएगी। और 111 से 120 तक अगर किसी की बुद्धि लब्धि आ रही है तो वो तीव्र बुद्धि में गिना जाएगा। और 121 से 130 तक, जैसे कि हमारे अभी मैंने आपको 12 की सोच वाला 125 निकाला था मैंने जो, तो इसी बुद्धि में आएगा प्रखर बुद्धि। 121 से 130 तक की जो बुद्धि वाले होंगे वो प्रखर बुद्धि वाले होंगे, और जो 130 से अधिक होंगे उनको प्रतिभाशाली बुद्धि कहा जाएगा। तो इस प्रकार बुद्धि के कुछ सिद्धांत दार्शनिकों दिए थे, और उसमें से जैसे कुछ इस अभी वर्तमान समय में किस प्रकार कितने लोग हैं, जब मंद बुद्धि वाले 2% है, और 50% सामान्य बुद्धि वाले हैं, 2% प्रतिभाशाली वाले बच्चे लोग हैं, बाकी अन्य में आते हैं। फिर मैम और मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ बुद्धि परीक्षण की विधि का विकास क्रम कुछ इस प्रकार चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था, इसके माध्यम में अपने बोलने के माध्यम से आपको समझाता हूँ। बीने साइमन परीक्षण बुद्धि, ये सबसे पहले मैंने आपने बताया था, सबसे पहले बीने साइमन जी ने बुद्धि मापन किया था। तो ये बुद्धि मापन अल्फ्रेड बीने तथा साइमन जी ने किया था 1905 में। उसके बाद बीने साइमन बुद्धि परीक्षण अपने ही उसमें इन्होंने संशोधन किया था 1908 में। फिर संशोधित बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, अभी तक इनके आंकड़े बुद्धि मापन
उसका आता है बी परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन। इस स्टैनफोर्ड जी ने, जो LM स्टैनफोर्ड जी है, इन्होंने क्या किया था, इनमें ही संशोधन किया था। फिर उसके बाद LM टर्मन जी ने भी 1916 में आगे संशोधन किया था, सबसे एल्फ्रेड बी ने और तथा साइमन जी का। उसके बाद 1917 में आर पिंटर तथा डी पेयरसन जी ने अपना संशोधन के दौर पे क्या किया था, पिंटर पेयरसन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस बच्चों का इसके बाद टेस्ट लिया था। इस प्रकार उन्होंने अपने ही उसमें दोबारा से टेस्ट लिए थे, कुछ इस प्रकार बुद्धिमापन की थी, कुछ प्रश्नों के द्वारा भी इन्होंने अपने बुद्धिमापन को प्रतिपादित किया था। फिर उसके बाद आता है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षण, इन दोनों को रॉबर्ट येरकेस तथा आर्थर जी ने क्या किया था, 1917 तथा 1919 में प्रतिपादित किया था। तो ये जरूरी इनको इसलिए हो गए थे, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आर्मी अल्फा परीक्षण एवं आर्मी बीटा परीक्षण, ये दोनों इसलिए जरूरी हो गए थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को कुछ क्या दिए थे, क्रिएटिविटी वाले आर्मी वाले चाहिए थे। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण वाले उसमें कहा गया। अभी आपको बताऊंगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक किस प्रकार होते हैं। तो इन दोनों को आर्मी अल्फा परीक्षण एवं आर्मी बीटा परीक्षण को क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद पेर्टियस भूल भुलैया परीक्षण आया था, जिसमें मैंने बताया था बंदर केले तक कैसे पहुंचेगा। तो इस प्रकार ये भी क्या किया, 1924 में प्रतिपादित किया। संस्कृत मुक्त परीक्षण किया, आरबी केटल जी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 1944 में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आर्मी सामान्य बुद्धि परीक्षण फिर से इन्होंने किया था, रॉबर्ट योरकेस जी ने इसको प्रतिपादित किया था। इसको द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने दोबारा से यही परीक्षण किया था, बहुत सफल रहा उस टाइम पे ये। उसके बाद 1960 में एमएल टर्मन तथा एलमल मेरिल जी ने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट रखा गया था, स्टैनफोर्ड बी ने संशोधित परीक्षण। तो यही दोनों सबसे पहले और सबसे आखिरी में भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि स्टैनफोर्ड बी ने जो ये संशोधन है कब कब हुआ था। तो उन्होंने, ये मैंने आपको बता दिया, 1905, 1908, 1911, 1960, ये चार में क्या किया जाता है, स्टैनफोर्ड बी ने संशोधित परीक्षण ये किया गया था। उसके बाद बुद्धि परीक्षण के प्रकार, मैंने आपको अभी बताया था कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो कोई बताएगा कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? चलो मैं ही अपने बता देता हूँ आपको। बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत तथा सामूहिक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण उस टाइम पे किया गया था, जैसे कि अभी आर्मी अल्फा टेस्ट मैंने आपको बताया था, इस प्रकार क्या था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत परीक्षण तथा सामूहिक परीक्षण, ये दोनों क्या होते हैं, बुद्धि परीक्षण होते हैं। ये इन दोनों के भी दो दो प्रकार होते हैं, वाचिक तथा अशाब्दिक। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण भी होता है, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण होता है। ये दोनों क्या होते हैं, व्यक्तिगत तथा सामूहिक, इन दोनों के दो दो पार्ट्स होते हैं, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। अशाब्दिक तो क्रियात्मक भी बोलते हैं, क्योंकि क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, अशाब्दिक परीक्षण करते हैं। जो मैंने आपको भी एक वो बताया था कि इतने सारे जो विधियां बताई थी, बुद्धिमापन की विधियां, तो किसने किसने अशाब्दिक दिया, किसने व्यक्तिगत दिया। तो मेरी पीपीटी के माध्यम से आपको बता नहीं सकता हूँ, पर मैं बोल के आपको समझा सकता हूँ, शायद ज्यादा समझ ना आए। तो जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था वो शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण था, बिने का संशोधित परीक्षण था वो शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण था, तथा स्टैनफोर्ड संशोधन, ये तीनों क्या थे, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण थे। अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत भूल भुलैया परीक्षण, भाटिया परीक्षण तथा वेस्टलर परीक्षण आते हैं। फिर उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो हुआ था, इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना का सामान्य वर्गीकरण आता है। ये शाब्दिक सामूहिक वर्गीकरण हुआ। आर्मी क्योंकि समूह में रहती है और उनको विश्व युद्ध के लिए चाहिए थे, इसलिए क्या किया उन्होंने, समूह में इसको बुद्धिमापन किया। और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्रिया के द्वारा किया था जो, तो शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा पिनंग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, केटेल संस्कृति बुद्धि परीक्षण तथा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार क्या हुआ, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको अपने वाचन के द्वारा बुद्धि का मापन आपको समझाया।
और मेरे ख्याल से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि पीपीटी मेरी चल नहीं रही थी, तो किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या किसी को समझ नहीं आया है, तो कह सकता है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हरिओम, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी महोदय। धन्यवाद जी। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है? दो। जी, धन्यवाद जी। 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। और किसी को कोई प्रश्न होगा तो वो पूछ सकता है। महोदय, जी आपने दो शब्दों का प्रयोग किया इसमें कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि के भी दो भेद होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। जी जी जी। तो अशाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि मतलब क्या है? मतलब इसका कोई परिभाषा जो हम हाँ जी समझ सकते हैं, शाब्दिक बुद्धि क्या, शाब्दिक और अशाब्दिक क्या है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है? तो मैंने बताया था कुछ परीक्षण ऐसे हैं जो शाब्दिक है, कुछ परीक्षण ऐसे हैं जो अशाब्दिक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों के द्वारा, मैंने बताया था 2, 4, 6, ये किसी ग्रुप में, जब इन्होंने फ्रांस में जैसे सबसे पहले बीने साइमन जी ने किया था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को बुला करके और उनको सामने प्रश्न पूछा, उनकी क्रिएटिविटी देखने के लिए, उनके बुद्धि परीक्षण के लिए उन्होंने शाब्दिक तरीके से उनको पूछ के, प्रश्न पूछ के कि तुम्हारे घर में दरवाजे क्यों लगाए गए हैं, तो ये बच्चों को बताना था। तो इस प्रकार ये शाब्दिक हुआ। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इस प्रकार होता है कि कोई भूल भुलैया दे दिया, कोई चेस दे दिया। ये सब क्या होते हैं? चेस का मैं एक माध्यम बता रहा हूँ कि चेस जैसे कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही होता है। तो जैसे कि बंदर केले तक कैसे पहुंचेगा, तो ये कोई एक इसे बोल के नहीं, इसको क्रियात्मक तरीके से आदमी क्या करता है, नॉन वर्बल तरीके से इसको प्रतिपादित करता है, तो इस प्रकार ये अशाब्दिक हो गया। समझ आया आप लोगों को? जी महोदय। जी, और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। जी। जी, मैं एक बार आप लोगों को पीपीटी शेयर कर लेता हूँ, तब उसके बाद आप लोग उसमें से देख सकते हैं, फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, कल क्लास में भी पूछ सकते हैं कभी भी। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा टेक्निकल तरीके से